हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की टाइमिंग क्या है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इस वीडियो को कब डाला जाता है, कब टाइम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का रेगुलर का टाइमिंग शाम को 8 बजे। मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि डेली शाम को 8 PM में ये वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और कल की वीडियो में आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछी थी कि क्या किया जाए। अगर आई होप कि आपने उस कल की वीडियो को देखी होगी। तो मैंने आप लोगों की डिमांड के ऊपर देखिए यहाँ पे 50 लूसेंट क्वेश्चंस के साथ 10 क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिया, जो कि करंट अफेयर्स का होगा, ठीक है। बिल्कुल इसमें करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस डाले गए, यानी कि 50 और प्लस 10 60 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं MCQ कर दिया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आज की स्कोरिंग आपकी क्या रहती है और हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सुबुध। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग किया गया। सही आंसर हो जाता है पाली। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए इसको कह सकते हैं, यानी कि इसको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। यानी पाली जो है इसको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में जाना जाता है। पाली ब्राह्मी परिवार की लिपियों में लिखी जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे त्रिपिटक की बात की गई तो त्रिपिटक के 3 भाग है। अक्सर ये पूछा जाता है कि त्रिपिटक के कितने भाग है और त्रिपिटक किससे संबंधित, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, इनके बारे में कई चीज़ें होती हैं। मैं इनको आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज का चैलेंज आपके लिए कुछ स्पेशल है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आज आपको 50 नहीं 60 क्वेश्चन में चैलेंज दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरीज के लिए 51, BC के लिए 49, SC के लिए 44, ST 46 और EWS कैटेगरी 48। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। डिसलाइक करने के लिए मैं नहीं कहता हूं, और आप डिसलाइक करते हो तो नीचे रीज़न बता दिया करो कि नेक्स्ट वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। डिसलाइक करके जाने से कोई मतलब नहीं है, नीचे कमेंट कीजिए, तभी तुम सुधार कर पाएंगे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा। फिलहाल देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। तो पॉलीब्रोथा कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि मेगास्थनी जो है वो किसके दरबार में आया हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पापनाथ का मंदिर पख्तड़गल जो कि ये जगह है का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। पापनाथ का मंदिर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है कि वतापी के चालुक्य। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, आप इसको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। पापनाथ मंदिर कर्नाटक में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जो कि पदक्कल, यहाँ पे ऊपर में हम लोगों को देखा था उस तरह से लिखा गया था और ये इस तरह से लिखा गया, ठीक है। जिस कह सकते हैं कि पटत्तकल, थोड़ा सा अजीब नाम है, याद रखेंगे, में स्थित है। यानी कि एक जगह है यहाँ पे कर्नाटक का, और यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली के साथ साथ नागर शैली का मिला जुला रूप है। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पदक्कल को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि मित्त विलास प्रसन्न, ठीक है, मित्त विलास प्रसन्न नामक जो नाटक है इसकी रचयिता कौन है। मित्त विलास प्रसन्न नाटक के रचयिता कौन है। राइट आंसर हो जाता है महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मत्तविलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। यह 7वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्वान राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखित 2 महान एकांकी नाटकों में से एक है। यह संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन है और यह प्रहसन छोटा होने के बावजूद भी काफ़ी रोचक है, काफ़ी बड़ा रोचक है, ठीक है। और इसमें क्या वर्णन किया गया तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मदिरा के नशे में धूत एक कपालिक की मनोदशा का वर्णन किया गया।
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि मत्स्य विलास प्रसन्न में किसका वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। इस वजह से वो भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का करना चाहते थे, यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरी लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 89%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, देखिए ब्रह्म समाज के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, साथ ही साथ एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है ब्रह्म समाज से रिलेटेड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा छेड़छाड़ भी करूँगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके लूसेंट सही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजाराम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को राजाराम मोहन राय ने स्थापित किया था। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये डेट याद रखनी है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सोशलिज्म का मतलब क्या था? एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सोशलिज्म का मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये था कि यहूदी विरोधी नीति। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ लीजिए। यहूदी विरोधी भावना उसके यहूदी विरासत से जुड़े कारणों के लिए यहूदियों के प्रति घृणा या फिर उनके प्रति भेदभाव का संदेह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शकुंतला गुरु समिति का संबंध किससे था? शकुंतला गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि तीनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध होता है। सेकंड पॉइंट, हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड। ऑप्शन ए सही आंसर है, मार्टिन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पूरे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, उष्णार्द्र पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उष्णार्द्र सदाबहार वन। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? वनों का आवरण आवश्यक कितना प्रतिशत है? तो 33%, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 33%। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकेश्वर परियोजना बताइए कि सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। बी को टिक करेंगे। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी के रूप में हम किसे जानते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उत्तरी भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन के साथ साथ पोटास की कमी होती है, लेकिन फास्फोरस तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है और किसकी अधिकता होती है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है या फिर कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक छोटा सा ट्रिक जिसकी मदद से आप याद रख सकते हैं, खान बापू। ठीक है, खान बापू याद रखिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है यानी कि न से नई जलोढ़ मिट्टी उसको हम लोग खादर कहते हैं, और पू से पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। यानी यहाँ पे पूरी पूछी जा रही है कि पुरानी कछारी मिट्टी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, बांगर। क्लियर, याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, बुक्सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बिहार में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। जनगणना से रिलेटेड 2011 की जनगणना से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी एग्जाम्स में डेफिनेटली जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पूछा है कि प्रति 10 वर्ष। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई थी, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन यहाँ पे प्रति वर्ष यानी कि प्रति 10 वर्ष के जो अंतराल पे जनगणना होती है, जैसे अभी 2001, 2011, 2021 होने वाला है, इस तरह से ये हुआ था 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया। सलाल बांध जो परियोजना है किस नदी पर बनाया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का योगदान कितना है, तो भारत का योगदान हो जाता है जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान होता है 17.5%। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत 7वें स्थान पे, और आपको पता है कि उसका क्षेत्रफल लगभग पूरे वर्ल्ड में 2.42% के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाई गई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पर गाई गई। तो आपको पता है कि पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और ये 1911 में दिसंबर में गाई गई थी, कोलकाता अधिवेशन 1911। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 से संबंधित कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जैसे कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, विशन नारायण धर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान। साथ साथ पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखना, 27 दिसंबर 1911 को। और सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्न अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। उदारवादियों की नीति का प्रचारक के रूप में हम किसे जानते हैं, लीडर। ठीक है, लीडर जो पत्रिका था किसके द्वारा ये निकाला जाता था, संपादित किया जाता था, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो ये जो अधिकार मिला था 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ या फिर अलग हुआ, तो उड़ीसा बिहार से पृथक 1936 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। ध्यान दीजिएगा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और 1878 में इसको लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा।
क्लियर। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। रद्द के बारे में पूछा जा रहा है, याद भी रख सकते हैं सिंपल सी तरीके से। देखिए रद्द से रद्द और र से रिपन, ठीक है, और ल से लागू और ल से लिप्टन, इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो मैं आपको बता दूं सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन, हम ए को टिक करेंगे, मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और इससे में जुड़ी जो पॉइंट्स है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। कुकी मंगोल, ठीक है, मंगोली नस्ल की एक वनवासी जाति है जो कि असम और अराकन के बीच लुसाई और कचार जिले में रहती है। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि आसाम आंसर होना चाहिए था, थोड़ा सा समझिए। इनको चीन जोमी मिजो भी कहते हैं। कुकी लोग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तरी म्यांमार और बांग्लादेश के चित्तग्राम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। साथ ही साथ भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर वे सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः पूछा गया था इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता था मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, RNT बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है भारतीय नागरिक सेवा, ऑप्शन ए सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? अच्छा, काफ़ी देर हो गई, मैंने आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा। नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि सैंडलर आयोग से संबंधित जो ईस्वी है वो कब होना चाहिए था? बताइए, नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए सैंडलर आयोग से संबंधित ईस्वी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये किया गया था अली बंधुओं के द्वारा, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? और आपको पता है कि ये क्वेश्चंस जो कि मेंस में हाल ही का जो PRSI का मेंस एग्जाम्स हुआ उसमें काफ़ी लोगों को परेशान किया और कई लोगों का तो ये नंबर भी ले गया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना यहाँ पे तो सभी लोगों को याद होगा कि शिशिर कुमार घोष ने की थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम्स में क्या हुआ था कि वहाँ पे शिशिर कुमार घोष ना लिख करके एग्ज़ाम्स में दिया गया था मोतीलाल घोष। और काफ़ी लोगों को ये जो नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को थी, तो उन लोगों तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कर लिए थे। लेकिन जिन्होंने रट करके याद रखा था सिर्फ और सिर्फ ये जो इनके ये शिशिर कुमार घोष को, तो वो लोग फंस चुके थे, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है और भारत में सबसे पुराने समाचार पत्रों में इसकी गणना होती है। इसका पहला जो प्रकाशन हुआ था 20 फरवरी 1868 में हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी स्थापना दो भाइयों यानी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। और यही यहाँ पे किया गया था एग्जाम्स में कि मोतीलाल घोष दे दिया गया था शिशिर कुमार घोष की जगह पर, और काफ़ी लोग फंस चुके थे। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें और अच्छे से इसके बारे में पढ़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? अपना मरुस्थल थार, ठीक है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच साझा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का अभाव होना, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, असंजक बल का अभाव होना। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के किस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई बताइए? चढ़े द्रव की जो ऊंचाई होगी वो कम व्यास वाली जो नली होगी, कम व्यास वाली जो किस नली होगी उसमें अधिक होगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लॉजिकली भी सोच करके टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की पास्कल इकाई किसकी है? पास्कल जो है वो किसकी इकाई है? तो पास्कल जो इकाई होता है वो किसका होता है? दाब का होता है, यानी कि प्रेशर का। और आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है? F/A। यहाँ पे भी आप याद रख सकते हैं कि जो बल होता है बल का मात्रक न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी एक होता है पास्कल, ठीक है, सॉरी, यानी कि जो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, इसका कारण क्या है? यानी अगर चंद्रमा पर दो लोग जाते हैं तो
वहाँ पे एक दूसरे से वो बात नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या, नहीं सुन सकते हैं। तो इसका कारण ये कि ध्वनि जो है, आपको पता है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है चंद्रमा पर, इस वजह से वो एक दूसरे को नहीं सुन सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का यानी कि हम इको कहते हैं जिसको, इको का कारण ये होता है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सोडियम। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं दिया था सोडियम के बारे में, क्योंकि इससे जुड़ी यहाँ पे जो पॉइंट्स है मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लगाया था। जिन धातुओं को स्टील के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। सोडियम सभी लोगों को याद होता है, मैक्सिमम सभी लोग याद करते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। लिथियम और पोटेशियम, ये वही धातु होती है जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? C2H5OH का नाम क्या है? देखिए C2H5 की अगर हम देखें तो ये क्या होता है, इथाइल होता है। ठीक है, इथाइल, C2H5 इथाइल, और इसमें आपका OH ग्रुप लगा यानी कि एल्कोहल ग्रुप लगा है, तो ये हमारा बन जाता है कि आप कह सकते हैं इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं, इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, CHCl3, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्लोरो है, यानी कि ट्राई क्लोरो कह सकते हैं, ट्राई क्लोरो मीथेन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होता है। साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना। पढ़िए कि ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है, और यह एक रंगीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी के शल्य क्रिया किए जाने के लिए मूर्छित करने हेतु निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा DNA और प्रोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, DNA में ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो निम्न में से किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी होगा, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन हम करते हैं जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी। ठीक है, जो लोग अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ दे रहे हैं और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए सीरियसली होकर। केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत के रूप में कौन बनी है? तो रेशमा मरियम रॉय। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? CISF के महानिदेशक पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल। सी को टिक करेंगे, सुबोध कुमार जायसवाल। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया? निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया, तो राइट आंसर यहाँ हो जाता है सुजीत। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में गोवा में जलावरण हुआ। यह समुद्र में गश्त के लिए 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बीते दिनों संचार उपग्रह CMS-01 को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया। इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल PSLV C50 की सहायता से लॉन्च किया गया। PSLV की ये 52वीं उड़ान थी। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर आप बताते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि इसरो का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? बताइएगा इसरो का चेयरमैन वर्तमान में कौन है? क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने पूछा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइएगा नीचे कमेंट करके। देखिए ज़्यादा फोर्ट नहीं है, जो अगर आपको याद है वही आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको कहीं से सर्च करके भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे? ये कमेंट कीजिएगा। 3 क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं, तो मैंने तीनों क्वेश्चन का आपसे पूछा है, देखते हैं कितने लोग आप करेक्ट का आंसर बताते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है कि किसे क्वीन एलिजाबेथ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। यानी किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। हाल ही में लुइस हैमिल्टन को। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लुइस हैमिल्टन, जो कि फार्मूला 1 रेसिंग के काफ़ी फेमस, कह सकते हैं फेमस यानी काफ़ी ज़्यादा फेमस ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन किसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किन दो ग्रहों की निकटता है। ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किन दो ग्रहों की निकटता है। तो राइट आंसर होगा बृहस्पति और शनि। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन सा बना है। पहला भारतीय प्राणी उद्यान कौन सा बना है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, नेहरू प्राणी उद्यान। और देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ पे, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ करके समझिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपर सोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया और अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा का शुरुआत करने वाला तीसरा देश बन चुका है, दुनिया का तीसरा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है क्या, ऑप्शन डी रतन टाटा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों का नया नाम क्या दिया है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों का नया नाम क्या रखा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, गार्जियंस। ठीक है, गार्जियंस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। अब सबसे पहले तो मैं आपसे राय पूछूंगा कि आप लोग को आज की ये वीडियो कैसी लगी। 50 क्वेश्चंस लूसेंट से था और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अगर आप कहेंगे कि तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का राइट आंसर बताते चलूँगा, जो कि 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। बाकी जो भी मर्जी आपकी हो नीचे कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और आपकी स्कोरिंग क्या रही वो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। अब क्यूज का क्वेश्चन से एक राइट आंसर बताते चलिए। बताइए, हाल ही में आयरिंग नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटा सा मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो भी राय हो आपकी नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ लूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।